स्वागत है आपका। पिछले एक साल के दौरान घाटी में आतंकवादियों की हिंसा काफी बढ़ गई। करीब 164% के इजाफे की बात कही जा रही है। ऐसे ही आंकड़ों के हवाले से ये एक तर्क दिया जाता है कि घाटी में हालात बेहद खराब हैं, या यूं कहें कि सबसे खराब दौर में है। लेकिन एक दूसरा पक्ष भी है, और यह पक्ष है सरकार का। कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले और पीएमओ में मंत्री जितेंद्र सिंह कह रहे हैं कि आतंकवाद अपने अंजाम तक पहुंच रहा है, उसका खात्मा होने ही वाला है। यह तर्क नया भी नहीं है, राजनीति से अलग कुछ जानकारों ने भी ऐसी राय जाहिर की है। तो सवाल है कि घाटी में बड़ी हिंसा का दौर क्या है? क्या वाकई खत्म होते आतंकियों की अपना वजूद बचाए रखने की यह आखिरी कोशिश है? और अगर ऐसा है तो क्या गारंटी है कि हम दोबारा उन्हें सर नहीं उठाने देंगे? आज की चर्चा में हम अपने पैनल से इन्हीं सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। This militancy is also going to outlive its life. We are now in the last phase of militancy. तो ऑपरेशन ऑल आउट से ये तो लग रहा था कि सेना इस बार आर पार के मूड में है, लेकिन अब सरकार ने भी इस बात के संकेत दे दिए हैं कि आतंकवाद अब अंतिम चरण में है। पहले बुरहान वानी, सब्जार अहमद भट्ट, फिर जुनैद मट्टू। ये तो सिर्फ वो चेहरे हैं जो सुरक्षा बलों की हिट लिस्ट में थे, लेकिन पिछले 2 महीने से ना जाने कितने ऐसे आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने ढेर किया है, जिनके आसरे लश्कर, हिजबुल सरीखे पाकिस्तान के पिछलग्गू कश्मीर के अमन चैन को छीनने में लगे थे। आमतौर पर पहले सुरक्षा बल सूचना मिलने पर कार्रवाई करते थे, लेकिन अब दहशतगर्दों को खोज खोज कर मारा जा रहा है। यानी सुरक्षा बल कश्मीर से आतंकवाद की जड़ को काटने की मुहिम में जुटे हैं। यही वजह है कि सरकार भी अब इस बात के संकेत दे रही है कि वो दिन दूर नहीं जब घाटी से आतंकवाद का नामो निशान मिट जाएगा। I am very optimistic. This militancy is also going to outlive its life, as we have seen happening in other parts of the country. I am dealing with Northeast also. I think we are now in the last phase of militancy. इस बात को अब आतंकवादी भी समझ चुके हैं कि सुरक्षा बल बेहद आक्रामक हो चुके हैं। ऐसे में उनके सामने टिक पाना मुश्किल है। यही वजह है कि अमरनाथ यात्रियों पर रात के अंधेरे में छिपकर हमला तो कर दिया गया, लेकिन खौफ की वजह से इसकी जिम्मेदारी लेने को कोई आगे नहीं आया। हालांकि इसकी एक और वजह यह है कि हमले के वक्त कश्मीर में स्थानीय लोगों ने दिल से शिव भक्तों की मदद की। ऐसे में आतंकवादियों को यह डर सताने लगा है कि अगर हमले की खुली जिम्मेदारी ली तो स्थानीय लोगों का समर्थन मिलना उन्हें बंद हो जाएगा। जिस तरह से यहाँ के लोगों ने, कश्मीर के लोगों ने अलग अलग नजरिए के बावजूद, अलग अलग सोच के बावजूद एकजुट होके एक जबान में जिस तरह उन्होंने इस वाक़े की मजम्मत की और अपने गम और गुस्से का जो इजहार किया, मैं समझती हूँ उससे एक बार ये फिर जाहिर हो गया कि आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, आप कश्मीरियत को मार नहीं सकते। यानी कहीं ना कहीं अब कश्मीर के लोग समझ चुके हैं कि जिनसे उनकी रोजी रोटी चलती है, अगर उसी पर आफत आ जाए तो काहे की आजादी और किस बात का जिहाद। यही नहीं, घाटी के युवा अब न सिर्फ पढ़ाई में दिलचस्पी ले रहे हैं, बल्कि आईएएस और आईआईटी जैसी परीक्षाओं में अव्वल आ रहे हैं। सेना भी युवाओं की तरक्की में कोई कोर कसर बाकी नहीं रख रही है। न सिर्फ स्थानीय स्तर पर बल्कि दिल्ली में भी उनकी कोचिंग की व्यवस्था की जा रही है। ऐसे में आतंकवादियों की हालत बिन पानी वाली मछली की तरह हो गई है। टीम न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। सवाल बड़ा है, क्योंकि देश का ताज कश्मीर, धरती पे एक जन्नत कश्मीर, जो पिछले कुछ वक्त से खास तौर पर ज्यादा सुलगता हुआ दिख रहा है। हर रोज अगर आतंकवादी मारे जा रहे हैं तो हमारे जवान भी शहीद हो रहे हैं। आज भी कुपवाड़ा में 2 जवान शहीद हो गए। देश जानना चाहता कि आखिर ये कब तक चलेगा और कब रुकेगा। सरकार कह रही है कि बिल्कुल अंतिम पड़ाव है। कितना सच है? कुछ मेहमान हमारे साथ इस वक्त हैं। नरेंद्र तनेजा हैं, स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के। पवन खेड़ा है, स्पोक्स पर्सन कांग्रेस है। शबनम लोन है, एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के। और साथ ही राहुल जलाली हैं, जो कि कश्मीर मामलों के जानकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तनेजा साहब, सबसे पहले तो मैं वही जानना चाहूंगा जो जितेंद्र सिंह देश को आश्वासन दे रहे हैं कि आखिरी फेज में है,
ऐसा क्या है जिससे इस देश को भरोसा हो कि ये जो आप कह रहे हैं वो सब्ज बाग नहीं है, इस बात में कोई दम है? अच्छा प्रश्न किया है। देखिए, जो सरकार है, चाहे जम्मू कश्मीर में, या केंद्र सरकार, हमारी वहाँ पर इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं पूरी, हमारी वहाँ पे फौजें हैं, देश की फौजें हैं, देश की इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, और एक बहुत ही अच्छी रणनीति बना करके वहाँ पे ही पता आगे बढ़ा गया है। और रणनीति के तहत क्या है, बड़ा स्पष्ट है कि जो वहाँ लोग लगे हुए हैं, जो टेररिस्ट लगे हुए हैं, उनको किसी से कुछ लेना देना नहीं है। वो एक फॉरेन कंट्री है, पाकिस्तान है, उसके एजेंडे पे काम कर रहे हैं। कुछ ऐसे जो मजहबी हैं, रेडिकलाइज एलिमेंट्स हैं, हमको ये लगा कि भाई इनसे जो है कोई बातचीत वगैरह, तो इनसे क्या क्या बातचीत करेंगे आप? आपको एक ही है, जो वही लैंग्वेज बोलनी पड़ेगी जो ये समझते हैं, और वही भाषा हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज ने बोली है। इनका जो दिन बोलिए आप, सूरज बोलिए, अब बिल्कुल अस्त होने पे है। और दूसरी बात यह है कि काफी लोग जो हैं, इनके जो टेररिस्ट के लीडर्स थे, या जो सारे कुछ इनके कमांडर्स थे, काफी वो जो है उनको खत्म कर दिया गया है। जो बचे खुचे हैं वो भी अब बहुत ज्यादा नहीं है। जो हमने पिछले 24 घंटे में, वहां पे 48 घंटे में देखा, वो साफ बताता है कि अब बौखलाहट किस हद तक जा चुकी है। और दूसरे जो खबरें इन्होंने अभी प्लांट करवाई हैं, ये करवाई हैं, इस तरह की बातें हो रही हैं कि केमिकल यूज कर सकते हैं, ये साफ इस बात को दिखाता है कि ये लोग बिल्कुल अब फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं, अब इनकी बौखला चुके हैं। और जो कुछ भी ये, चाहे इनके स्टेटमेंट हो, चाहे इनकी जो काम जो ये कर रहे हैं, सब बौखलाहट के है। इस ऐसे मौके पे जब जो टेररिज्म है वहां पे वो बिल्कुल अंतिम उस पर पहुंच चुका है, बहुत जरूरी है हम सब लोग, जिनको हम भी राजनीतिक दल है, मैं भी राजनीतिक हूं, हम राजनीति करें, लेकिन ऐसे मसले जो देश की एकता के लिए और कश्मीर के अमन के लिए, कश्मीरियत के लिए, खुशहाली की जरूरत है, उस पर राजनीति ना करें। अभी देश उस दौर से गुजर रहा है जहां उसके बहुत नजदीक है। अभी पूरे देश को एक साथ खड़ा होना चाहिए। देश तमाम और जगह हैं, गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, केरला, सब पे राजनीति करें, लेकिन हमारा मानना है इस पर भी राजनीति ना करें। और इसको लेकर के, जिससे कि जो मुल्क का, किसी एक राजनीतिक दल का नहीं, पूरे देश का जो एजेंडा है कि टेररिज्म को समाप्त करना है, जब हम उसके बिल्कुल नजदीक है, पूरे देश को एक साथ खड़े होकर के उसको खत्म करना चाहिए। ठीक है पवन खेड़ा साहब, जो नरेंद्र तनेजा कह रहे हैं कि कश्मीर में हम आतंकवाद का सफाया करने के बिल्कुल करीब पहुंच गए हैं, तो ऐसे में साथ दीजिए। तो एक तो इस भरोसे पर कितना भरोसा आप कर पा रहे हैं, और जो साथ की बात कर रहे हैं उसमें आप साथ हैं क्या? नरेश जी, बड़ा अच्छा लग रहा था तनेजा जी जब बोल रहे थे, बड़ी अच्छी अच्छी बातें बोल रहे थे, कानों को प्यारी लग रही थी। लेकिन ये किस तरह की बातें कर रहे हैं? एक वक्त आए, बोले साहब नोटबंदी हो गई, आतंकवाद खत्म, लोगों ने भरोसा किया। फिर बोले साहब वो सर्जिकल स्ट्राइक्स हो गई थी, आतंकवाद खत्म, हमने उस पर भी भरोसा किया। फिर ये कहते हैं, हमने उससे पहले बोले कि पीडीपी के साथ अलायंस हो गया है, अब दोनों मिलकर आतंकवाद खत्म कर देंगे, और उसमें एजेंडा फॉर एक्शन में लिखते हैं हुर्रियत से भी बात करेंगे। चलिए, उस पर भी भरोसा कर दिया, और अब कह रहे हैं कि आप साथ दे दीजिए। अरे साहब, आपके साथ तो पूरा देश खड़ा था, आपकी तो हर बात हम लोगों ने मान ली, कोई नतीजा दिखाया आपने? आज फिर 2 सैनिक हमारे, 2 जवान मारे गए हैं। 222 जवान मारे जा चुके हैं पिछले 3 साल में, ये एक रिकॉर्ड है, कोई वॉर नहीं हो रहा है। क्या बातें कर रहे हैं तनेजा साहब? कम से कम देश को मूर्ख मत बनाइए। हम आपके साथ नहीं, सब पूरा देश आपके साथ होगा अगर आप कुछ अच्छा काम करके दिखाएंगे तो। आज तक विपक्षी दलों को आपने बुलाया नहीं है इस मुद्दे पर। आप राजनीति की बात करते हैं। कौन राजनीति कर रहा है कश्मीर पर? कौन आतंकवाद पे राजनीति कर रहा है? मैं आपको याद दिलाता हूं, नरेंद्र मोदी जी ने राजनीति की थी जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, बंबई पहुंच गए हमलों में। क्या मतलब था उनका बंबई जाने का? वहां खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जबकि सुरक्षा बल अभी जूझ रहे थे आतंकवादियों से। वहां खड़े होकर 1 करोड़ रुपए कविता करकरे जी को ऑफर कर रहे हैं, उन्होंने ठुकरा दिए कि नहीं लेंगे आपके 1 करोड़ रुपए। इसको कहते हैं राजनीतिकरण। हम सिर्फ प्रश्न पूछते हैं, उसको राजनीतिकरण करना नहीं कहते। जवाब लेना हमारा अधिकार है और हम पूछते रहेंगे। ठीक है, जवाब इसमें कोई दिक्कत है तो हो दिक्कत। ठीक है, ये देश पूछ रहा है इसलिए हम उसको जवाब ठीक है, जवाब लेते हैं। तनेजा साहब, बहुत संक्षिप्त में। देखिए, पवन खेड़ा जी ने कहा, मैं सम्मान करता हूं, अपोजिशन पार्टी है, इनको पूरा अधिकार है, जो भी अपने विचार रखना चाहे वो रखें। लेकिन यह है कि मैंने कोई अपील नहीं करी थी, मैंने सिर्फ वो बताया था जो आज हकीकत है, जिसको देश समझता है। कांग्रेस पार्टी एक जमाने में राष्ट्रीय पार्टी होती थी, आज वो छोटी सी रीजनल पार्टी है। छोटी छोटी रीजनल पार्टी से ही उनके साथ ज्यादा वक्त गुजरता है, उनका पूरा दृष्टिकोण भी बिल्कुल सिकुड़ चुका है।
इसलिए इनको समझ में नहीं आ रहा है। और इन्होंने ये कहा कि भाई पुरानी कुछ बातें गिना दी। अरे उन आज की स्थिति को देखिए, आप राष्ट्रीय पार्टी, आपको पता होना चाहिए कश्मीर में क्या हो रहा है, आपको पता नहीं है और आप तो व्यस्त है सिर्फ बिहार की गवर्नमेंट बचाने के लिए। आज राहुल गांधी जी ने जो वक्तव्य दिया कि भाई वहां पे स्पेस टेररिस्ट के लिए क्रिएट किया है, अरे ज्यादातर तो आपने रूल किया 70 साल यूनाइटेड नेशंस में, आप मुद्दे को लेके गए। आज आप उस सरकार को जो 3 साल पहले उस पर दोष दे रहे हैं। साफ जाहिर होता है नेता राहुल गांधी से लेकर के और पवन खेड़ा जी तक ये डिस्कनेक्ट में, इनको नहीं पता इस देश में क्या हो रहा है। राहुल गांधी जी को मैं माफ करता हूं क्योंकि वो देश में रहते नहीं है, पर पवन खेड़ा जी तो दिल्ली में रहते हैं, कुछ तो पता, वो दिल्ली में रहते हैं इसलिए उनको शायद कश्मीर का नहीं पता। मेरा ये कहना, आप राजनीति करिए लेकिन आप जनता से कट रहे हैं। देश कुछ और सोच रहा है, आप कुछ और सोच रहे हैं। मैं चाहता हूं ऐसे ही सोचते रहिए जिससे 2019 में जब इलेक्शन हो 44 से आप 4 पे आ जाएं, बहुत अच्छा होगा। ठीक है, यहाँ पर खेड़ा साहब में बहुत संक्षिप्त में बोलिए, मुझे जवाब देने का मौका दीजिए। जी बहुत संक्षिप्त में। मुझे लगता है नरेंद्र तनेजा जी इस वक्त श्रीनगर में बैठ के ये इंटरव्यू दे रहे हैं। कैसी बातें कर रहे हैं आप? दिल्ली में बैठे हैं तो क्या हमें होश नहीं है? आपकी तरह हम सत्ता के नशे में मदहोश नहीं है, हमें पूरा होश है। राहुल जलाली साहब आपको बताएंगे कि यूएन में क्यों गए थे, और राहुल जलाली साहब मुझसे और आपसे और हम सबसे ज्यादा समझते हैं कि उस वक्त नेहरू जी ने कश्मीर को कैसे बचाया था। इतिहास का आपको ज्ञान नहीं है, आप क्या भविष्य बनाएंगे देश का? आप सिर्फ और सिर्फ कोरे भाषण देते हैं। खेड़ा साहब, आपको सारी चीजों का ज्ञान है। ठीक है, आप ये कहते हैं हमारा साथ लीजिए, हम आपको साथ देने को तैयार है। बीच में मत बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला। तैयार हूं इतिहास पे, सिर्फ कश्मीर के इतिहास पे आपसे चुनौती दे रहा हूं। आपके बीच में नहीं बोला था, आप भी बीच में मत बोलिए। पता लग जाएगा इस प्रोग्राम के एंकर नरेश सोनी साहब है, नरेंद्र तनेजा जी नहीं है। और कश्मीर पे डिबेट करने से ठीक है सर, एक बार राहुल जलाली जी भी हमारे साथ हैं। राहुल जलाली जी भी हमारे साथ हैं। राहुल जी, दो बातें आपने सुनी। बीजेपी कह रही है वहां पर अगर इस वक्त ज्यादा हिंसाएं हो रही हैं, घटनाएं हो रही हैं, तो इसका मतलब यह है कि दिया बुझने वाला है, दिया बुझने के पहले का जो फ्रस्ट्रेशन है वो है। और यहां पर कांग्रेस कह रही है कि ये सब आंखों में धूल झोंकने वाली बात है, ये सच नहीं है। सच क्या है, आपको क्या लगता है? क्या वाकई में इंसर्जेंसी, जो टेररिज्म के जो एक्ट्स हैं कश्मीर में, वो खत्म होने के नजदीक आ रहे हैं? क्या ये जो घटनाएं बढ़ी हैं उसका मतलब क्या है? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं, दोनों बड़े नेता हैं, ये दोनों मुझसे उम्र में शायद छोटे हों पर कद इनका बहुत ऊंचा है, और मैं इन्हें धन्यवाद देता हूं कि मुझे इन्होंने कम से कम एक सामने तो जज बना दिया। मैं इस लायक नहीं हूं। पर मैं ये कहूं कि जहां तक बात हो आतंकवाद की, जितेंद्र सिंह ने जो कहा है, शायद उनको जानकारी मुझसे ज़्यादा हो, उनके पास कुछ तथ्य ऐसे हों जो शायद उन्हें सजेस्ट कर रहे हो कि आतंकवाद अपने आखिरी सीमा पे है, अब सांस ले रहा है और कुछ देर बाद ख़त्म हो जाएगा। पर अगर आप एक्सपीरियंस पे जाए, क्योंकि मैं अब इतने सालों से ये देख रहा हूँ, पहली बात तो ये है कि जो कश्मीर में हो रहा है, आतंक जो फैलाया जा रहा है, वो पाकिस्तान से जुड़ा है, और पाकिस्तान में आतंक की फैक्ट्री जो है वो असली में पाकिस्तान में है। मैं पाकिस्तान की हुकूमत या उनकी आर्मी या ISI के तरफ से ये कहीं नहीं देख रहा हूं कि वो आतंक को खत्म करने में लगे हैं। आज की तारीख में कि हमने बहुत आतंकी मारे हैं पिछले 3 महीने में, 2 महीने में कम से 100 के करीबन ये फिगर आ चुका है, जिसमें बहुत बड़े बड़े नाम हैं। 92 इन पिछले 6 महीने। जी, अब 100 पे पहुंचने वाला है। तो वही मैं कह रहा था। पर देखिए, साथ में आप ये भी देखिए, फिगर आ रहे हैं कि 150 से लेके 200 आतंकी जमा है लॉन्चिंग पैड्स में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में। और जो ये आपकी क्रॉस बॉर्डर फायरिंग होती है पाकिस्तान की तरफ से, वो तो कोशिश है कि वो आतंकी को भारत में घुसेड़ा जाए, खासकर कश्मीर में घुसेड़ा जाए। तो एक तो ये सिनेरियो है। दूसरा, कम से कम हजारों लाखों की तादाद में मदरसे हैं पाकिस्तान में जो आतंक का फैक्ट्री बने हुए हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं। तीसरी बात, कश्मीर के अंदर, जैसे तनेजा जी कह रहे थे कि एक रेडिकलाइज सेक्शन है, वहां भी आतंक तो बन रहे हैं। जो अभी बंदूक की तरफ जा रहे हैं कश्मीरी, वो कहां से आ रहे हैं? वो इसी सेक्शन से आ रहे हैं। तो अगर कोई बहुत बड़ा चीज है जिसकी मुझे तो कोई खबर नहीं है, जो जितेंद्र सिंह जी को जरूर मालूम होगा ये इन बातों पे, पर मुझे नहीं लगता है कि आतंक इतने जल्दी बंद होने वाला है। जरूर सरकार की मंशा ये है, कोशिश भी है, कार्रवाई भी हो रही है,
पर जो ग्राउंड में और जो पाकिस्तान में, जब तक आप पाकिस्तान में आतंक को बंद नहीं करोगे, बिल्कुल। इनके आकाओं पे लगाम नहीं लगाओगे, मुझे तो मुश्किल लगता है कि आतंक अगले 1 साल में या 6 महीने में खत्म हो जाए। बिल्कुल। शबनम लोन भी हमारे साथ हैं। शबनम जी, आपको क्या लगता है, खास तौर पर जो आंकड़े हमारे सामने आए कि 6 महीने में 92 आतंकवादियों को मार दिया गया, और अगर पिछले कुछ सालों का आंकड़ा भी देखें तो आंकड़े 100 से ऊपर हैं हर साल। 2016 में 150 आतंकियों को मारा गया, 2015 में 108, उसके पिछले साल 110। तो लगातार हर साल इतने आतंकी मारे जा रहे हैं, और इस बार का जो आंकड़ा है पिछले कई सालों से बहुत ज्यादा है। ये जो भरोसा है कि आखिरी फेज में आतंकवाद है कश्मीर में, उस पर आपका कितना यकीन है? और साथ ही बुरहान वानी के मारे जाने के बाद इस तरह की घटनाएं ज्यादा बढ़ी, टेरर के एक्ट ज्यादा बढ़े, तो ये रेडिकलाइजेशन ज्यादा हो रहा है वानी के मारे जाने के बाद? ये आपको लगता है कि सेना जोरदार मुकाबला कर रही है और चुन चुन के आतंकियों को मार पा रही है, इसलिए आंकड़े बढ़ रहे हैं? जी, मैंने तनेजा साहब की बात बहुत गौर से सुनी, पवन खेरा साहब और जलाली साहब को भी सुना। तनेजा साहब, आप जो कह रहे थे, मेरा दिल करता था काश ये सही हो। मैं बहुत वाकई सोच रही थी काश ऐसा होता कि तनेजा साहब जो कह रहे हैं ऐसा होना चाहिए था। और जो जितेंद्र सिंह साहब ने कहा है, मेरी नज़र में बड़े मैच्योर हैं, बड़े सोफिस्टिकेटेड सेंसिटिव मिनिस्टर हैं वो, और हमारी रियासत से उनका ताल्लुक़ है। मैं रिपीट करूंगी जो जलाली साहब ने कहा। नॉर्मली मैं आउटराइटली रिजेक्ट करती कि ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, लेकिन वो चूंकि सीनियर मिनिस्टर हैं, अगर कोई बैक चैनल है पाकिस्तान के साथ, अगर कोई हाफिज सईद के साथ बैक चैनल है, या ISI के साथ कोई ऐसी बैक चैनल है जहां से उनको ISI, हाफिज सईद या जैश मोहम्मद वालों ने प्रॉमिस दिया है कि 6 महीने के अंदर अंदर हम लोग वादी कश्मीर में आना बंद कर देंगे, फिर तो ये मुझे सही लगेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो हम ये जानना चाहेंगे, कश्मीर में भी जानना चाहेंगे, और हम सब लोग जानना चाहेंगे कि ये किस बेसिस पे उन्होंने कहा कि वहां पर 6 महीने के अंदर अंदर मिलिटेंसी खत्म हो जाएगी। ठीक है। आपको ये देखना पड़ेगा कि कश्मीर में पिछले 25-26 साल से जिस गहरी खाई में वो कश्मीरी पड़ा है, एक मॉडरेट सेक्शन है वहां मुस्लिम्स का, 80% सेक्शन है वो मुस्लिम्स का है, बिल्कुल सही है। वहां पर कुछ ऐसी मूवमेंट चली जो जबरदस्त रेडिकलाइज थी, कोई 10-15%, लेकिन वो मूवमेंट चली पैसे से। 30-35 साल से पैसे पाकिस्तान उस से पे किसी ने तवज्जो नहीं दी। वो अब ऐसा बन के उभरा है, वो एक उमड़ा है, क्योंकि सारी दुनिया में आइसिस फैला। ठीक है, आइसिस का कुछ शबनम एक बात आपसे जानना चाहूंगा। उसके बाद जो वहां पर लोकल रेडिकलाइजेशन, आपने कुछ एक बातें कही कि अगर पाकिस्तान से बैकडोर चल रहा हो तो मैं यकीन करती कि ठीक आतंकवाद का खात्मा हो रहा है, हाफिज सईद से अगर बैकडोर चल रहा है तो मैं मानूंगी कि आतंकवाद का खात्मा हो रहा है। तो इस देश से, कश्मीर से आतंकवाद को मिटाने के लिए हमको एक आतंकवादी से बैकडोर बातें करनी पड़ेगी। जी, प्लीज रिपीट योर क्वेश्चन। आपने कहा कि अगर पाकिस्तान से कोई बैकडोर वार्ता चल रही होती तो मैं यकीन करती कि शायद ठीक है, हो सकता है कि यह संभव हो, कश्मीर से आतंकवाद खत्म हो। अगर हाफिज सईद से कोई बैकडोर बातचीत चल रही हो तो लगता कि ठीक है, संभव है, आतंकवाद खत्म हो रहा हो, उनकी बात सही हो। तो इस देश में आतंकवाद को मिटाने के लिए हमको एक आतंकवादी से बैकडोर बातें करनी पड़ेगी। हम इतने मजबूर हैं क्या? देखिए, एक बात है, आप आए दिन, आपको मालूम है, मेरे जो ये लर्नड पार्टिसिपेंट्स हैं, इनको सबको मालूम है, मैं तकरीबन हर रोज कश्मीर के डिबेट पे होती हूँ। I know। तो एक बात जो मुझे सुनने में आती है कि भाई ये पाकिस्तान ने ये तांडव मचाया है, कश्मीर में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं इसी, अगर गवर्नमेंट वर्जन पे भी जाऊं, बाकी लीडर्स के वर्जन पे भी जाऊं कि भाई ये पाकिस्तान का मचाया हुआ, चलिए आई एग्री फॉर आर्ग्यूमेंट सेक, तो फिर हल तो वहीं से आना है ना। ये तो गवर्नमेंटल लाइन है, ये तो बीजेपी सजेशन दे रही है क्या? देर से कह रही है कि भाई ये पाकिस्तान, कल ही राम माधव ने कहा, कल ही राम माधव ने कहा कि पाकिस्तान का सारा मचाया हुआ है अमरनाथ। तो इसमें कौन सी दो राय है?
पाकिस्तान Unfortunately, जो हमारे वो यात्री वहां हमारे उन्होंने पाकिस्तान कहा ना शबनम जी, उन्होंने पाकिस्तान कहा। मैं तो कह रहा हूं पाकिस्तान के साथ चीन भी लगा ही कश्मीर में अशांति रहे। जब तक हमारे कश्मीर में अशांति रहेगी तब तक कहीं ना कहीं जो गुलाम कश्मीर है वहां पर लोग कम बात करेंगे, उसके बारे में भारत कम बात करेगा। एक इंटेंशन चाइना की भी और पाकिस्तान की भी है, तो पाकिस्तान का रोल है, इससे आप इनकार कैसे कर सकती हैं? और यहाँ पर नरेंद्र तनेजा भी हैं, कुछ कहेंगे, जल्दी से आप इसका जवाब दीजिए। वही मैं कह रही हूं आपसे, आप शायद समझे नहीं मैंने क्या पॉइंट बोला। बिल्कुल मैंने वही कहा कि भाई अगर यही है, ऑफिशियल लाइन भी यही है, बीजेपी की लाइन यही रही है, कांग्रेस भी बार बार यही कहती आई है कि नहीं जी इसमें जबरदस्त इंटरफेरेंस है। अगर वही सही माना जाए तो फिर जितनी देर तक उनके साथ कोई चैनल नहीं हो या डायरेक्ट या एक सरकार दूसरी सरकार से बात करेगी, आतंकियों से बात थोड़ी ना करेगी। तनेजा साहब इस सजेशंस पर क्या कहेंगे? क्या हम इतने मजबूर है कि एक आतंकवादी से हम बैकडोर वार्ता करेंगे कि हमारे देश में शांति कैसे आएगी? देखिए शबनम जी को मैंने ध्यान से सुना, मैं उनसे अर्ज करूंगा वो भी सुने, बीच में ना बोलें। शबनम जी उन प्रवक्ताओं में हैं पाकिस्तान के कुछ हद तक जो सेपरेटिस्ट हैं, जो भारत के संविधान को नहीं मानती, उसके बावजूद भारत के टेलीविजन चैनल इनको रोज दिखाते हैं ये भारत की दरिया दिली है और डेमोक्रेसी की हमारी एक तरह का एक रंग है। लेकिन दूसरा आप संविधान को नहीं मानती। अच्छा दूसरा सुनिए, अच्छा नहीं ये आपकी अपनी प्रॉब्लम है, इसीलिए तो वहाँ हालात ऐसे बहुत अच्छी बात है। आप जैसे प्रवक्ता हो, आप जैसे लोग हो, पॉलिसी मेकर्स, यही प्रॉब्लम है। दूसरा बिकॉज़ यू डोंट अंडरस्टैंड द वैल्यू। नहीं, आपने पहली बार कहा संविधान को मानिए, बहुत अच्छी बात है। ठीक है शबनम जी, उनका जवाब लेते हैं एक बार। अच्छा दूसरी शबनम जी अब हो गई, आपकी आवाज हो गई। अच्छा दूसरी बात, इन्होंने कहा कि क्या टेररिस्ट पाकिस्तान में जो टेररिस्ट बैठे हैं जिनकी आवाज काफी हद तक शबनम जी बोलती हैं कि हम उनसे कोई बैकडोर बातचीत करें। ये भारतीय जनता पार्टी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। यहां किसी टेररिस्ट से पाकिस्तान बैठो से बातचीत नहीं की जाती। टेररिस्ट जो जुबान समझते हैं हम जो भी जुबान बोलते हैं और उनको चुप कराएंगे। शबनम जी आप लाख कोशिश कर लीजिए उनको बचाने की, हम इन टेररिस्ट को चुप करा देंगे। उस जुबान में ये जो समझते हैं, कांग्रेस पार्टी की बातों में मत आइए आप, वो इस चीज को नहीं समझती क्योंकि सारा फसाद उन्हीं का क्रिएट करा हुआ है। और दूसरी बात सुनिए, मैंने आपको सुना था, सुन लीजिए, मैंने आपको सुना था, कृपया सुन लीजिए, बाद में मैं आपको सुनूंगा जो आपको बोला। दूसरी बात यह है कि देखिए वहां पे आपने भी सुना था सैफुद्दीन सोज साहब क्या बोल रहे थे उस दिन, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, वो भी प्रवक्ता हैं किसके, आपको पता नहीं, इतने बड़े नेता और क्या बोल रहे थे, सेपरेटिस्ट और पाकिस्तान की जुबान बोलते हैं। मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान की जुबान बोलते हैं। जब कांग्रेस के अंदर इतने सारे पाकिस्तान की आवाजें भरी पड़ी हैं, आप अंदाज लगाइए हमारी चुनौतियां कितनी बढ़ जाती हैं। वो पार्टी जिसने सब क्रिएट किया, 70 साल रूल किया, उसके अंदर पाकिस्तान की सारी आवाजें, हमें जवाब देना बहुत जरूरी हो गया है। ठीक है, आपके पास बातें करते हैं, आके पाकिस्तान आपके पास आएंगे, क्या जानते हैं, क्या समझते हैं राजनीति खत्म करेंगे, ये क्या समझते हैं इस बात को? ठीक है पवन जी, इनका क्या मतलब है? ये हिंदुस्तान की राजनीति समझते हैं, हम खत्म करेंगे। ये एनर्जी सेक्टर में है, वहीं रहे। टेररिस्ट के समर्थन में कितनी आवाजें आए और शबनम सोनी साहब, ठीक है तनेजा साहब, सोनी साहब, मैं इन्हें याद दिला दूं, देश जानता है, पवन जी एक सेकंड, तनेजा साहब ने बोल दिया। नरेश सोनी साहब, इन्हें मैं याद दिला दूं, क्या बोला उन्होंने, मसरत आलम को हमने नहीं छोड़ा था, खेड़ा साहब क्या याद दिलाएंगे, क्या सैफुल सोज नहीं बोला? एक सेकंड पवन जी, एक सेकंड, पूरे देश ने सुना, पवन जी एक सेकंड, पूरे देश ने सुना। पवन जी एक सेकंड, कहा कि बुरहान वानी जो पवन जी है, एक मिनट अगर रुकिएगा, वो जिंदा होते तो तनेजा साहब, काम करते। तनेजा ये साहब, कांग्रेस के नेता हैं, बुरहान वानी को हीरो बना हमने रहे नहीं हैं। भेजा था। तनेजा साहब आपने वालों से गले अपने मिलने, स्टेटमेंट के पहले एक बात कही कि मैं हमने नहीं भेजा था, कोई बीच में नहीं ना बोले। आई रियली अप्रिशिएट। हमने इंदिरा आप गांधी, अपनी बात कंप्लीट कीजिए, पवन जी से फिर हम लेते हैं और फिर शबनम जी भी कुछ कहेंगी। इन्हें आतंकवाद का क्या पता है? आतंकवाद हमने भुगता है, जरूर, ये क्या जरूर, समझते हैं जरूर, आतंकवाद को? ठीक है शबनम जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं इस पे? जी देखिए तनेजा साहब, सबसे पहले तो मैं आपको याद दिलाऊं, जो इस देश ने नहीं समझा, जब मुफ्ती मोहम्मद सईद ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया था, मेरा ये मानना है मुफ्ती मोहम्मद सईद ने, उसको मालूम था कि मैं क्या कह रहा हूं। मुफ्ती मोहम्मद सईद ने बेसिकली जिनकी वजह से वो इलेक्शन जीता था उनका शुक्रिया अदा किया था। और ये प्रॉब्लम जो मुफ्ती मोहम्मद सईद ने उन लोगों को प्रॉमिस किया था, मुफ्ती एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर था,
उसका कोई हक नहीं बनता था पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करना। जब उसने किया, उसने कश्मीर प्रॉब्लम जो है हाईलाइट की इंटरनेशनल लेवल पे की, कश्मीर इज अ प्रॉब्लम। दूसरी बात, मुफ्ती मोहम्मद सईद वो आदमी है जिसने अपनी बेटी रूबिया सईद खतरनाक आतंकवादियों के करके अदला और बदला किया, और उससे पता है आपको क्या हुआ? ये आज की नहीं है ये मिलिटेंसी। इस मिलिटेंसी को अगर सबसे ज्यादा बढ़ावा किसी ने दिया वो मुफ्ती मोहम्मद सईद ने दिया, उन लड़कों को रिलीज करके। वो फ्यूल की तरह काम कर गया। लेकिन आप देख लीजिए, आपका सेंस ऑफ प्राइड और ग्लोरी जो है नेशन के लिए और नेशनलिज्म, ठीक है, आपने ठीक है शबनम जी, किया उसी ठीक है शबनम जी, वक्त की कमी है, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, वापस लौटते हैं। कई सारे सवाल है कि फार्मूला क्या है जो अटल जी ने कहा था, कश्मीरियत, जमहूरियत, इंसानियत, क्या वो फार्मूला है? क्या फार्मूला क्या है और ये भरोसा देश कैसे करे कि वाकई में आतंकवाद आखिरी चरण में है? चाहते हैं हम ये सच हो, लेकिन ऐसा है तो क्या है वो बात जिससे ये यकीन बने? एक ब्रेक लेके फिर से लौटते हैं। This militancy is also going to outlive its life. We are now in the last phase of militancy. तो कश्मीर में लगातार पिछले कुछ वक्त से तेजी से आतंकवादियों का सफाया हो रहा है, लेकिन क्या आतंक का सफाया हो पा रहा है? क्या सवाल यही है कि क्या वाकई वो आखिरी फेज में है? क्या राहुल जलाली साहब, सवाल मेरा आपसे यह है कि बार बार हम एक जिक्र पिछले कुछ महीनों में ज्यादा सुन पा रहे हैं कि अगर सॉल्यूशन तब होगा कश्मीर का जब हम अटल जी का फार्मूला, अटल जी का मंत्र अपनाएं। और ये सिर्फ बीजेपी नहीं, कई बार हम विपक्षी दलों से भी सुनते हैं कि जो अटल जी का फार्मूला था वो बेटर था, कश्मीरियत, इंसानियत, जमहूरियत। यानी जमहूरियत एक इंपॉर्टेंट पार्ट उनको लगता था, उसको शामिल करना चाहिए। लेकिन जब हम जमहूरियत की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं जो वहां के अलगाववादी हैं, जिनके पास लोकल सपोर्ट भी काफी लगातार रहा है, उनके बिना जमहूरियत की बात हम कैसे कर पाएंगे? और हम किसी बातचीत में उनको शामिल करें तो कैसे करें? क्योंकि उनको तो पैसा तक पाकिस्तान से पहुंचता है, जो पाकिस्तान का खा रहे हैं वो इस देश के भले की बात कैसे करेंगे? देखिए, आपने एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल उठाया है। अटल जी का जहाँ तक मामला था, जो उन्होंने एक नारा दिया, कश्मीरियत, जमहूरियत और इंसानियत, वो सिर्फ नारा ही नहीं था, उसके पीछे एक पॉलिटिकल पैकेज भी थी, अंडरस्टैंडिंग थी, उनकी समझ थी। और जमहूरियत को उन्होंने कैसे बहाल किया? तब तक ये माना जाता था कि कश्मीर में जितने इलेक्शन हुए, खासकर जो 87 का इलेक्शन था, कि ये सब इलेक्शन रिग किए जाते थे और इसमें नतीजे जो हैं वो सही नहीं होते थे। 2002 का जो इलेक्शन हुआ, तो मैं तब श्रीनगर में ही था इलेक्शन से पहले, तब सब में ये मानना था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत थी, फारूक अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर थे, उनका अलायंस था बीजेपी के साथ, और सब कश्मीर में ये सोच रहे थे भाई ये तो फारूक अब्दुल्ला ही चीफ मिनिस्टर बनेगा, ये होता हुआ है, सिलसिला चला है और यही होगा। पर जब इलेक्शन हुई तो सब दंग रह गए कि पीडीपी, जो नई पार्टी बनी थी मुफ्ती मोहम्मद सईद की, उनको सबसे ज्यादा सीटें मिली और साथ में उन्होंने कांग्रेस के साथ एक अलायंस बना के हुकूमत में आ गए। तो अटल जी ने दिखा दिया जमहूरियत क्या है और वो क्या करने देंगे। जहां तक अलगाववादी का सवाल है, उनसे बातचीत का एक सिलसिला, ट्रैक 2 एक बड़ी शुरू की अटल जी ने, जो चलता रहा, जो मनमोहन सिंह के जमाने में भी हुआ। अब उसमें मैं एक चीज बताऊं अलगाववादी का, जहां तक आपने कहा कि उनका एक होल्ड है, होगा एक होल्ड, मैं ये इस डिबेट में नहीं जाऊंगा है या नहीं है, पर मैं एक कहां चूक होती है। देखिए, कई साल पहले उमर अब्दुल्ला तब चीफ मिनिस्टर थे, तो एक इलेक्शन करवाया गया पंचों का जम्मू कश्मीर में। कश्मीर में 82% पोलिंग हुई उस इलेक्शन के लिए जी। और लोग खुल के बाहर आए क्योंकि लोग अपना पंच चुनना चाहते थे कि उनकी सुनवाई हुई, कि उनकी सुनवाई हो। एमएलए उनके पास पहुंचता नहीं था, तो उनकी जो मजबूरियां हैं, उनको जो चाहिए वो उन्हें मिलता नहीं था। ठीक है। पर आर्टिकल 370 का इतना चर्चा होता है, आर्टिकल 370 तोड़ा गया या मोड़ा गया, उसको छोड़िए। एक जो अमेंडमेंट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जो है 73rd और 74th अमेंडमेंट, वो कश्मीर ने इंट्रोड्यूस नहीं किया। पावर पंचों के पास आया नहीं। 80% 82% कश्मीरी जो एक्सपेक्ट कर रहा था कि ग्रास रूट लेवल पे पावर आए, वो हुआ नहीं। आज तक वो हो नहीं पाया है। मतलब ये मैं कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, बीजेपी, पीडीपी सब शामिल थे पावर को नीचे नहीं देने में। शायद अगर पावर को तब
पंचों को दिया होता तो शायद ये हाल नहीं होती। तो यही था ढांचा अटल जी का, जहां तक जमहूरियत की बात है। कश्मीरियत की बात पर मैं बाद में आऊंगा। ठीक है शबनम जी, मैं काउंटर करना चाहूंगी। जलाली साहब बहुत सीनियर है, मैं इनका आदर करती हूँ। जब इन्होंने कहा कि 2002 में सबसे ज्यादा अच्छा इलेक्शन हुआ, वो गलत। इलेक्शन वहां पे फ्री सबसे तब हुआ जब मोरारजी भाई के अंडर शेख अब्दुल्ला साहब वापस आए पावर में, 80s में शायद था वो। दैट वाज द मोस्ट फेयरेस्ट इलेक्शन दैट वाज एवर हेल्ड इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। मैं करेक्ट कर दूं, वो 77 में वाजपेयी साहब का पीस प्रोसेस जो है, ग्रेवली जो अनफेयर इसमें मसला ये है कि मुफ्ती मोहम्मद सईद ने जो 2002 का इलेक्शन जब ये कह रहे हैं जीता, बेसिकली मुफ्ती मोहम्मद सईद इंसानियत जमहूरियत का जो वो नारा था उसमें सिर्फ फैसिलिटेटर थे। उसमें मेरे वालिद अब्दुल गनी लोन और हिजबुल मुजाहिदीन के 10 कमांडर थे जिन्होंने आत्मसमर्पण किया था और उनमें से एक भी नहीं बचा। फिर मेरे वालिद अब्दुल गनी लोन भी शहीद हुए। ये बेसिकली वार्ता उनके साथ हुई थी। उसी पे अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने आगे जाके पॉलिटिकल पैकेज किया। अब 2002 में 18 सीटें आई थी पीडीपी को। यकायक 2002 में मुफ्ती मोहम्मद सईद, जिनकी जमानत कंटिन्यूअसली जब्त होती रही, ये देखना पड़ेगा आप लोगों को वो कैसे पावर में आए, उन्होंने कैसे इलेक्शन जीता। शायद आज की जो प्रॉब्लम है उससे आपको वहां का अंदाजा मिलेगा। ठीक है, अलगाववादियों पर, अलगाववादियों का क्या रोल होना चाहिए और क्यों होना चाहिए? उनसे नाराज हैं। हाँ। वो जमात इस्लामी, मैं कह रही हूँ, वो जमात इस्लामी की वजह से जीते वो इलेक्शन। ठीक है, अलगाववादियों पर आपका मालूम है सबको। ठीक है, अलगाववादियों का रोल क्यों होना चाहिए? सपोर्ट, वो नाराज है उनसे, इसलिए वो आज घरों से बाहर नहीं निकल सकते हैं। बाकी ये कहना कि भाई उनका पंचों का इलेक्शन नहीं हुआ, ये जरा थोड़ा सॉरी टू से जलाली साहब, ये बात जो है ये कश्मीर के साथ कोई मेल नहीं खाती। ठीक है शबनम जी, मैं एक चीज करेक्ट कर दूं। खून का आपको क्या लगता है? हजारों बच्चे वहाँ अंधे हो गए, हजारों लोग मर गए। शबनम जी, क्या लगता है वहाँ पर? शबनम जी, राहुल जी मैं थोड़ा सा करेक्ट कर दूं। नहीं शबनम जी, मैं आपने अपने आप को खुद कॉन्ट्रडिक्ट किया। सुनिए शबनम जी कि पाकिस्तान इसमें शामिल है और आप ये सोचते हैं कि पाकिस्तान के बगैर ये मसला बिल्कुल पाकिस्तान के बिना नहीं हो सकता। शुरुआत उन्होंने वहीं से की है। पर मैं दो तीन चीजें साफ कर दूं। पहले मैं शबनम जी शायद जरा ज्यादा वो एक्साइटमेंट में बोल गई। पंचों का इलेक्शन कश्मीर में हुआ है और कम से कम 38,000 पंच चुन के आए थे कश्मीर में, जिनको बहुतों को मार दिया गया। और जी बहुतों को मार दिया गया। जी शबनम जी, मैं देखिए शबनम जी, मैं आपके वालिद का भी दोस्त था। आप सुन लीजिए मेरी बात। जी मैं बिल्कुल जानता हूँ, मैं बिल्कुल जानता हूँ। ये नहीं यूज मैं देखिए मैं बिल्कुल जानता हूं, मैं आपके वालिद को भी अच्छी तरह जानता था, तो इसीलिए मेरी बात सुनिए। हाँ, पंचों का इलेक्शन कश्मीर में हुआ, कम से कम 30,000 पंच चुन के आए। उन पंचों से बहुतों से मेरी मुलाकात भी हुई और कोशिश बहुत की गई कि 73rd अमेंडमेंट में, उसकी बात कर रहा हूं, कि पावर ग्रास रूट में आ जाए। वो बहुत कोशिश हुई। बावजूद उन कोशिशों के जो आपकी स्टेट असेंबली है, उन्होंने कभी ये अलाउ नहीं किया कि पंचों के पास पावर आए। और तब उस जमाने में कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत थी। ठीक है, तो मैं ये करेक्ट कर दूं। 25 साल से कश्मीर में सलाउद्दीन की रीत चलती है। ये सारा धोखा है, नजरों का धोखा है। दूसरी वहां बात, पे किसी पॉलिटिकल पार्टी को अपना बहुमत नहीं है। देखिए वो किसी को है नहीं है, वो जब इलेक्शन होगा। ठीक है, बीजेपी वो सही है। सलाउद्दीन की रीत चलती है। और दूसरी बात देखिए, और मैं बहुमत की बात नहीं कर रहा हूँ किसके पास बहुमत है। ठीक है शबनम जी, मैं बहुमत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं लोगों की पार्टिसिपेशन और अटल बिहारी वाजपेयी की पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूँ। हाँ, आप बहुमत पे मत जाइए। जब 80% कश्मीरी वोट देने आता है तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और बंदूक को नकारते हुए वो वोट देने जब आता है, वो भारतीय
जमहूरियत जिसे कहा अब तो जाता है उसने उसमें कहा यकीन नहीं करता आया है। बिल्कुल। तो ठीक ये है। आप वो याद लेने रखिएगा। नहीं आया ठीक है। जलाली और साहब, उस और जी वो आइंदा भी नहीं आएगा। मैं ठीक है, कह तनेजा रही हूँ, साहब कुछ आइंदा कहना क्या चाह रहे हैं, होगा मैं तो रोकना देखा चाहूंगा आप लोगों को। जाएगा। तनेजा साहब यहाँ Relevance कुछ in कहना चाह रहे हैं, जवाब Kashmir देना चाह रहे हैं। तनेजा साहब देखिए सोनी जी, हमको ये ध्यान देखना पड़ेगा। मैं बड़े धैर्य से सुन रहा हूं शबनम जी को। शबनम जी जो हैं वो उनका जो पूरी कश्मीर की समस्या है, बातचीत है, उसको वो वहां की जो पॉलिटिकल डायनेस्टीज हैं कश्मीर की, उस नजरिए से देखती हैं। हम लोग जो देखते हैं वो दूसरे नजरिए से देखते हैं। हम राष्ट्रीय हित में क्या है, हम उस नजरिए से देखते हैं। अभी हमारा फोकस जो है कि जो वहां टेररिस्ट हैं, जो सबसे ज्यादा कर रहे हैं कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना, टेररिस्ट को खत्म करना, उनको वो करना। जहां तक बात रही ओवरऑल कश्मीर की, तो वहां पे तो जब से हमारी सरकार बनी है हमारा एक ही फोकस है, वो ये है कि वहां पे इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी लानी है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लानी है, जमहूरियत लानी है, कश्मीरियत को मजबूत करना है, इंसानियत को मजबूत करना है। यही असली मंजिल वही है। लेकिन इस मंजिल के जो में बीच में आड़े आ रहे हैं वो गिने चुने टेररिस्ट हैं, और वो किसी और जुबान को नहीं समझते। उनके जो आका है वो बॉर्डर के पास बैठे हैं, और कश्मीर के अंदर और दिल्ली तक में उनके बहुत सारे नुमाइंदे बैठे हैं, उनकी बहुत सारी आवाजें बैठी हैं। वो वहां जो उनको खत्म करना, और जो स्टेटमेंट मिनिस्टर ऑफ स्टेट ने दिया है वो ये है कि हम उसको खत्म करने के नजदीक हैं, और वो ही बहुत बड़ी। उसके बाद जो पूरा प्रोसेस है वो तो चलेगा। वहां पे चुनी हुई सरकार है, कभी किस ज्यादा वोट आए, कभी अगर हम ये कहते हैं कि वहां जो है जमहूरियत नहीं थी, या पहले जो इलेक्शन हुए उसमें भारी बहुमत हुआ था, आपने भी देखा था। तो कश्मीर के अंदर डेमोक्रेसी, जमहूरियत मजबूत है। और मैं ये नहीं कह रहा खाली हमारे समय में है, उससे पहले जो सरकारें आई वो भी हमने देखा है। तो कुल मिलाकर के वहां के, और दूसरा हमने पिछले 48 घंटे में देखा कि वहां कश्मीरियत जो कितनी ना जिंदा नहीं है, कितनी मजबूत है। आपने देखा कश्मीर के बच्चे ने जो अमरनाथ यात्रियों पे जिस तरह का हमला हुआ उसका विरोध किया है, उसका विरोध किया है। इसका मतलब क्या है, मैसेज क्या है? मैसेज यह है कि वहां के लोगों को फक्र है कि वो हिंदुस्तान का हिस्सा है, और हिंदुस्तान को फक्र है कि कश्मीर हमारा ताज है। इस एसेंस को हमने समझना पड़ेगा। जो इसमें लेकर के अपनी राजनीति करते हैं वो अलग चीज होती है। तनेजा साहब, लेकिन आपको लगता है कि बिना पाकिस्तान से इस मामले को सुलझाए कश्मीर में आतंकवाद कभी खत्म हो सकता है? जहां से आतंकवाद आ रहा है भारत में, उसको जब तक आप नहीं रोकेंगे तब तक किस तरह से आप ये आश्वासन देते हैं कि सुलझ जाएगा मामला? देखिए कश्मीर के अंदर जो समस्या है, जो अंदर वहां टेररिस्ट की समस्या है, उसमें हम वो जुबान बोल रहे हैं जो उनको समझ में आती है। पाकिस्तान से हम जो जुबान बोल रहे हैं जो पाकिस्तान को समझ में आती है। हमको ये बात मानना पड़ेगा कि आज इतिहास आपको लगता है कि तारीख पाकिस्तान के अंदर अपना दावा पाकिस्तान छोड़ने का को इतना तैयार बुरा है? हाल कभी नहीं हुआ था जो आज हुआ है। अब पूरे पाकिस्तान इस बात को जानता है कि पाकिस्तान का किस तरीके से हमने उनका क्या हाल आज कर रखा है, पूरी दुनिया में उनकी क्या हालत हुई पड़ी है। और पाकिस्तान उसी का नतीजा है कि पाकिस्तान की आज आवाज नहीं निकलती है, और आपको ये अच्छी तरीके से पता। तो पाकिस्तान को भी हम उधर हैंडल कर रहे हैं, और यहाँ पे जो है कश्मीर में जो टेररिस्ट है उनको भी हैंडल कर रहे हैं। और वो नेता जो मैच्योरिटी की कमी है, वो राजनीतिक दल राष्ट्रीय मिशन में नहीं आना, उनको भी यहाँ हैंडल कर रहे हैं। साहब, ऑन ए वेरी सीरियस नोट, आपको लगता है पाकिस्तान अपना क्लेम कश्मीर पर छोड़ने को तैयार है? जब तक वो ये क्लेम नहीं छोड़ेगा तब तक वो आतंकवाद एक्सपोर्ट करना बंद कैसे करेगा? देखिए पाकिस्तान का लॉन्ग टर्म क्या इलाज है, हम उस पर भी काम कर रहे हैं। बहुत सारी बातें होती हैं जिसको आकर के आप उसकी बातचीत नहीं कर सकते, लेकिन आप जान रहे हैं कि पाकिस्तान की जो अंदरूनी हालत है आज क्या है, उनकी इकोनॉमी की क्या हालत है। वो एक तरह से एक बड़ा मुल्क है, हमारे एशिया का ही है, उसकी कॉलोनी बनते जा रहे हैं। वहां उसका कितना विरोध हो रहा है। बलूचिस्तान पाकिस्तान के साथ नहीं है, सिंध पाकिस्तान के साथ नहीं है, फ्रंट पाकिस्तान के साथ नहीं है, वहां के कश्मीरी लोग पाकिस्तान के साथ नहीं है। ऐसे मुल्क की क्या हालत है वो भी हमको देखना पड़ेगा। और हमने वहां पे कुल मिलाकर के जिस तरह के स्टैंड लिए, और साथ में हमने इंडिया के अंदर जिस हिसाब से प्रोग्रेस करी है, पाकिस्तान पॉलिसी को एग्रेसिव बनाया, पूरी दुनिया में पाकिस्तान को काफी हद तक अलग थलग किया है। वो पाकिस्तान इस बात को जान, हम पाकिस्तान के, देखिए हम इस बात का इंतजार नहीं कर रहे हैं। हिंदुस्तान मजबूत होगा इकोनॉमिकली, मिलिटरीली और हर लिहाज से, तो पाकिस्तान जैसा मुल्क जो है उसका बहुत ज्यादा वो नहीं है। पाकिस्तान जो करना है उनको करे, लेकिन हमारे मामले में इंटरवीन करेगा, हम उसका वो ही हाल करेंगे जो हमने कर रखा है। इससे आगे पाकिस्तान बढ़ेगा तो उसका वो इलाज करेंगे। शायद आप ये कहना चाह रहे हैं, शायद आप ये कहना चाह रहे हैं तनेजा साहब इस स्टेटमेंट से कि वहां पर आतंकवाद का आखिरी चरण है, खत्म हो जाएगा। शायद कहने का मतलब यह है कि वो चाहे कितना ही पाकिस्तान एक्सपोर्ट करना चाहे, हमारी दीवारें इतनी मजबूत होंगी कि कोई आतंकी अंदर घुस नहीं पाएगा। क्या इसका मतलब यह है आपका? बिल्कुल, इसका मतलब सीधा सा यह है,
देखिए वहां का अगर आतंकवादी कोई घुस भी आता है, 100-150 लोग जो बैठते हैं वहां पे, वो घुस भी आते हैं, उनको ये पता होगा, लेकिन उनको सवाल ये ये पता है, होगा अगर वो हिंदुस्तान सवाल में ये घुसे है, हैं, सवाल ये है खेड़ा साहब, सवाल क्या मेरा आपसे। अंजाम होगा। हाँ। जितने टेररिस्ट पाकिस्तान से आ रहे हैं उनका जो अंजाम हो रहा है, उनको जहां भेजा जा रहा है, पाकिस्तान 100 भेजे 200 भेजे, हम उनको वहां भेजेंगे जहां उनको होना चाहिए। ठीक है खेड़ा साहब, इन्होंने कह दिया कि ठीक है पाकिस्तान के साथ समस्या है, लेकिन हमारी अपनी तैयारी इतनी होगी कि वो चाह के भी एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा कोई आतंकी हमारे एरिया में। तो वो एक मतलब हुआ कि इसलिए आतंकवाद का वहां पर आखिरी चरण चल रहा है। लेकिन उन घर के गद्दारों का क्या हो जो पाकिस्तान से पैसा लेते हैं और कहीं ना कहीं ये अलगाववादी हैं जो नहीं चाहेंगे कि वहां पे आतंक की जो हरकतें हैं वो खत्म हो, वरना फिर उनको पैसा किस बात का मिलेगा। सोनी साहब, मैंने अभी तनेजा जी का पूरा भाषण और बड़ा हास्यास्पद भाषण सुना और मैं बीच में एक शब्द नहीं बोला। उम्मीद करता हूं आप इन्हें भी नहीं बोलने देंगे बीच में। ऐसा मजाक ये देश के साथ कर रहे हैं। बुरहान वानी के परिवार को ये लोग मुआवजा देते हैं और ये बातें करते हैं आतंकवाद को कंट्रोल करने की। ये हाफिज सईद से मिलने वेद प्रताप वैदिक को भेजते हैं और बात करते हैं। आपके माफ करिएगा खेरा, सईफुद्दीन सोज ने क्या बीच कहा? में नहीं बोलेंगे, बीच में नहीं बोलेंगे। मैं आपके पहली बार सोनी साहब 70 साल में ईरान ने कश्मीर के मिलिटेंट्स का साथ दिया है। ईरान ने आह्वान किया कि कश्मीर के मिलिटेंट्स का साथ दिया जाए। ये पहली बार हुआ है। दूसरी एक और चीज बताऊं नरेश सोनी साहब, पहली बार एक और चीज हुई है। रशिया पाकिस्तान के साथ ज्वाइंट एक्सरसाइजेस कर रहा है। यह भी पहली बार हुआ है भाजपा के शासन के तहत। यह इनकी फॉरेन पॉलिसी की हार है। ये झूला झूलते हैं यहां और चाइना घुस जाता है वहां। इनसे क्या ये हमें सिखाने वाले हैं? ये सिखाएंगे हमें कि किस तरह से फॉरेन पॉलिसी होती है। इन पे भरोसा नहीं है। जो ये बातें करते हैं, इनकी बातें बड़ी अच्छी लगती होंगी, लुभावनी लगती हैं, लेकिन अब देश को इनकी बातों से भी कोई भरोसा नहीं रहा। इन लोगों ने अमेरिका जाकर हाथ जोड़े, भीख मांगी, कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा। अरे साहब, आप अपने देश में डिवीजन ला रहे हैं। अपने देश की हर डिबेट को आप पोलराइजिंग डिबेट बना देते हैं। हिंदू मुसलमान के आगे ये सोच नहीं पाते। कश्मीर हिंदू मुस्लिम समस्या नहीं है। आज कश्मीर तक को ये हिंदू और मुसलमान के नजरिए से देख के पूरे देश में बंटवारा ला रहे हैं। तो इन लोगों पे हमें इसलिए भरोसा नहीं है क्योंकि ये देश की नहीं सोचते, ना आजादी के आंदोलन के वक्त सोचते थे देश का। ये सिर्फ एक छोटे से संघ की जो संकीर्ण राजनीति है उसके आगे कभी उठ नहीं पाए, आज भी नहीं उठ पाएंगे। इन्होंने पूरे विश्व में देश का सर नीचे कर दिया। रशिया सबसे बड़ी हैरानी की बात है, रशिया हमारा इसका पुराना पार्टनर है, आज वो भी हमसे अलग थलग हो गया। बहुत सीरियस चार्ज है, बहुत सीरियस चार्ज है। 30 सेकंड बोलिए। नहीं, इनको बहुत ज्यादा मौका दे दिया आपने, तब कोई वक्त की कमी नहीं। अभी अगर जवाब देंगे तो इनका जवाब आपको भी पूरा वक्त मिला है, ऐसा ना करें। आपको भी पूरा नहीं, अगर ये अभी इसका जवाब देंगे तो मैं काउंटर जरूर करूंगा। वो देखते हैं बाकी मेहमान फिर क्या करेंगे साहब, फिर बाकी मेहमान क्या करेंगे। इन्होंने 3 पॉइंट उठाए, तो इन्हें बीच में आप बोलने से क्यों नहीं रोकते हैं? वो अभी उन्होंने आपकी बात उन्होंने आपकी बात जवाब लीजिए। अब तनेजा साहब जवाब लीजिए। नहीं, मैं तनेजा साहब बोलिए, बोलने नहीं दूंगा। बीच में बोलूंगा, बिल्कुल डेकोरम मेंटेन करने का इनमें है नहीं। साहब ने राजनीतिक सिस्टम के आदमी नहीं है, इसको डेकोरम इनको नहीं मालूम। हिंदू और मुस्लिम का जंग करा रहे हैं। अरे वो ये खेरा साहब आपकी वो पार्टी है जिसने सिख कत्लेआम कराया और उसकी डिबेट पे करा रहे हैं। तलाक की डिबेट हो, अजान की डिबेट हो या आपको इतिहास नहीं पता की डिबेट हो, आपने सारी डिबेट कत्लेआम कराया, सिर्फ और इस देश को बांटा, वो पार्टी है। सिर्फ और दूसरी सिर्फ बात, आपने रूस की बात करी, का तालिबानीकरण कर रहे हैं। आपकी जो संघ की राजनीति है वो हिंदुस्तान को तालिबानीकरण कर रही है। हम आपका इस पे हमेशा विरोध करते रहेंगे। $13 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है। आपने ईरान, रशिया सबको अपने आप से हमसे दूर तनेजा साहब, खेड़ा साहब, आपको लग रहा है आज ईरान पब्लिक देखती है इस तरह की फाइट इतने संवेदनशील मुद्दे पर, तो क्या आइडिया ड्रॉ करती है आप दोनों ही पार्टियों को लेकर, जरा समझ लीजिए। तमाम देश हमारे खिलाफ होते जा रहे हैं। आपको पता है बाहर जाएंगे, फॉरेन पॉलिसी पे फेल हुए हैं। आप डोमेस्टिक इस तरह से लड़के कश्मीर से आतंकवाद खत्म होगा क्या? सिर्फ और सिर्फ इस तरह से लड़के आतंकवाद खत्म होगा क्या? खोखले बातों से आतंकवाद नहीं इस तरह के एक दूसरे पर एलिगेशन लगाकर आतंकवाद खत्म होगा? देखिए क्या बुरहान वानी को आप मुआवजा देते हैं, उसके परिवार को लगा रहे हैं। एक तरफ तो गोगोई साहब को भी रिवॉर्ड देते हैं, तो दूसरी तरफ 10 लाख जिसको उन्होंने जीप पे बांधा था उसको भी देते हैं। अरे आप मन बना लीजिए, आप किसकी तरफ हैं? ठीक है, एक बार शबनम जी आपके पास आऊंगा। शबनम जी आपके पास आऊंगा। सवाल मेरा ये है ना, आपकी नीयत। शबनम जी हर पॉइंट पे सवाल ये है कि अलगाववादी, कहीं ना कहीं ये भी है कि अलगाववादी जो वहां पर अंदर बैठे हैं
वो नहीं चाहते कि उस क्षेत्र में, कश्मीर में आतंकवाद खत्म हो। अगर ऐसा हो गया जिस दिन, उनकी सारी फंडिंग रुक जाएगी पाकिस्तान से जो उनको मिलती है। जी, ये आपका बहुत वाजिब प्रश्न है। अगर फंडिंग आई है और उनके पास पैसे हैं और उन्होंने एसेट्स बनाए हैं विच आर डिस्प्रपोर्शनेट टू देयर इनकम, जरूर कानून अपना काम करना चाहिए। लेकिन मैं आपको एक बात कहूं, प्रोफेसर अब्दुल गनी है जो इस वक्त एनआईए ने शायद उनको भी रेड किया। आपको मालूम है जब मुफ्ती सईद ने इलेक्शन जीता, सबसे पहला बंदा जो उनके घर गया और बहुत लंबी मीटिंग हुई उनके घर में, वो प्रोफेसर अब्दुल गनी भट्ट के घर में हुई। तो उन्होंने कहा जी मेरा दोस्त है, हम कहीं क्लास फेलो थे। एक दूसरी जो बहुत सीरियस बात मैं आपको कहना चाहती हूँ, देखिए सईद सलाहुद्दीन ने पाकिस्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, दिल्ली से बैठ के तो नहीं दी, श्रीनगर से बैठ के तो नहीं दी, उन्होंने पाकिस्तान में इस्लामाबाद में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस दी और ललकारा इस कौम की गैरत और गरूर को। मैं आप सबसे प्रश्न कर रही हूं कि अगर सईद सलाहुद्दीन ने वहां से बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस दी और आजादी का ऐलान किया और ये बताया कि उनकी कितनी पावरफुल पोजीशन, और मैं आपसे कहूं ही इज एन एक्सट्रीमली पावरफुल मैन इन कश्मीर, मैं फिर से कह रही हूं कि उनकी रिट चलती है। आप मुझे बताइए इस देश ने क्या सोचा है कि पाकिस्तान का कैसे ये मुकाबला करेंगे? बिजनेस करके? $1 बिलियन बिजनेस है अभी आपका पाकिस्तान के साथ, मोस्ट फेवर्ड नेशन है पाकिस्तान आपका। एक ये आपका जो डिप्लोमेटिक प्लान है, डिप्लोमेटिक लेवल है, कहीं से आपने डाउनग्रेड नहीं किया, कोई मिलिट्री एक्शन नहीं है। तो आप मुझे बताइए खुदारा, वो कश्मीरी निहत्था जो वहां पर मारा जा रहा है दोनों तरफ से, तो ठीक है, सॉल्यूशन क्या है आपके हिसाब से? सॉल्यूशन कैसे आएगा आपके हिसाब से शबनम? सॉल्यूशन कैसे आएगा? किस तरह से आतंकवाद खत्म होगा कश्मीर से? न्यू दिल्ली को अब ये बहुत सीरियसली सोचना पड़ेगा। बहुमत है बहुत अच्छा नरेंद्र मोदी साहब के पास। मेरे वालिद मोहतरम अब्दुल गनी लोन साहब एक बहुत बुलंद आवाज थे वहां की, वो मुझे हमेशा कहते थे, तब कांग्रेस पावर में थी, लेकिन वो हमेशा कहते थे कि अगर हिंदुस्तान में एक पीस प्लान चाहिए प्रोग्रेसिव और परमानेंट, इसमें जो मेजॉरिटी ओपिनियन है बीजेपी जो है हर हाल में वो मेजर रोल प्ले करेगी इसमें, ये मैं कह रही हूँ। वो तो ठीक है ना, अब तो केंद्र से लेकर स्टेट तक सब बीजेपी ही है, कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्यूशन क्या है? होगा कैसे? होगा कैसे? कश्मीर पॉलिसी फ्रेम करे नरेंद्र मोदी साहब। नहीं, कोई ना कोई पॉलिसी तो है ही, ये क्योंकि बिना पॉलिसी के काम नहीं हो रहा। शबनम जी, करने के बगैर ये मसला हल नहीं होगा। शबनम जी, करना क्या है? वक्त की कमी है, कश्मीर पॉलिसी होनी चाहिए तो अच्छी बात है, सब कहते हैं है ही पॉलिसी। मैंने वही कहा आपसे, इधर हर हाल में आपको एक कश्मीर पॉलिसी ग्रुप बनाना पड़ेगा जिसमें कौन होगा उस ग्रुप में? प्रधानमंत्री खुद हेड करें। अच्छा, ये मसला बहुत पेचीदा हो चुका है और ये एनालिस्ट जो छोटे मोटे ये एनालिस्ट, शबनम जी मैं बिल्कुल नहीं समझ पा रहा हूँ। देखिए, कश्मीर को लेकर सरकार की एक नीति है, वो अलग बात है कि उस नीति को न वो पब्लिक से डिस्कस करेगी न ओपन करेगी, उनकी अपनी एक नीति होगी और उसको हेड प्रधानमंत्री ही कर रहे होंगे। आप कहना क्या चाह रही है मैं समझ नहीं पा रहा। आप कह रहे हैं कश्मीर पॉलिसी होनी चाहिए, पीएम हेड करे, वो सब इन प्लेस है। मैं ये कह रही हूँ कि एक्शन में क्या होना चाहिए? पैरालिसिस है न्यू दिल्ली में, ये बहरकैफ मानना पड़ेगा कि कश्मीर एक यूनिक स्टेट है, कश्मीर की प्रॉब्लम एक यूनिक समस्या है। ये इस मुल्क में जैसे बाकी स्टेट्स है उन स्टेट्स की तरह नहीं है कश्मीर। और पवन खेरा साहब ने एक पॉइंट बहुत अच्छा कहा, खुदा के लिए इसको आप हिंदू मुस्लिम डिवीजन में डिबेट ना करें। हमारे कश्मीरी पंडित वहां से 90 में यहाँ कूच कर गए, वो एक बहुत बड़ी समस्या थी, बहुत बड़ी ट्रेजेडी थी। कूच नहीं किए उनके थे, लिए SIT लगाइए, लेकिन वहाँ के मुसलमान को उस चीज का जिम्मेदार ना ठहराएं। कूच नहीं किया था उन्होंने, हमारे कूच नहीं किया था, निकाला गया था, कत्लेआम हुआ था। बहुत जहर फैला रहे हैं। मैं मोदी साहब से अपील करूंगी कि इन सब चीजों को देख के ये सब एक्टिविस्ट वगैरह इनकी बंद कर दीजिए ये बातें। और आप एक आखिरी कमेंट, माफ कीजिएगा वक्त की बेहद कमी है, कश्मीर पॉलिसी इजागर होगी। ठीक है, माफ कीजिए वक्त की बेहद कमी है। जलाली साहब, आपसे मेरा सवाल ये है, एक तो आप इन्होंने जो कहा अभी शबनम जी ने, उस पर आप कुछ कहना चाह रहे हैं वो बात कहिए, साथ ही एक बात और बताइए। ये हम सब समझ रहे हैं कि जब तक आतंक की फैक्ट्री को नहीं रोका जाएगा तब तक आतंक को रोक पाना, कुछ दिन के लिए अगर आप रोक भी लेंगे, मानिए आपने 10 दिन 15 दिन 6 महीने रोक भी लिया, फिर भी वो परमानेंट इलाज नहीं है। जब तक कि
पाकिस्तान के साथ कश्मीर को लेकर कोई समझौता ना हो। जब मुशर्रफ साहब और मनमोहन साहब जब मिले थे 2006 में, तब उसके बाद मुशर्रफ ने कहा था, एक सवाल के जवाब में सवाल पूछा गया क्या आप कश्मीर पर क्लेम छोड़ देंगे, तो उन्होंने कहा वी हैव टू, अगर ऐसा हुआ तो। क्या आपको लगता है मुमकिन है क्या? देखिए, दो चीजें हैं। एक तो आप पाकिस्तान से बातचीत को इसको सॉल्व करिए, और बातचीत कहीं जाती नहीं है जब तक पाकिस्तान में उसके आर्मी का इन्वॉल्वमेंट ना हो। दूसरा है आप कूटनीतिक दबाव लाइए, पूरे दुनिया का दबाव लाइए। और कल का जो हादसा हुआ है, परसों का, जो अमरनाथ यात्री शहीद हुए हैं, जिन पे मारे गए हैं, अब हमारे पास एक और मौका है कि हम इसका इस्तेमाल करें दुनिया में, इसकी बात टर्निंग पॉइंट बनाया जा सकता है। बिल्कुल, क्योंकि कश्मीर में भी एक ओपिनियन बना और बड़ी देर के बाद जो कश्मीरियत बिल्कुल सोई हुई थी, थोड़ी बहुत जागने की कोशिश की है। पर जहां तक कश्मीरियत का सवाल है, उससे तो हम बाद में रखें। दूसरी बात जो है कि ये कहना कि कश्मीर पॉलिसी नहीं है इस सरकार के पास, वो गलत होगा। कश्मीर पॉलिसी बाकायदा है। पहले तो ये सरकार चाह रही है कि कश्मीर नॉर्मलाइज की जाए, और उसके बाद पॉलिटिकल पैकेज की जरूर बात होगी। और उसमें मैं चाहता हूं कि जो पवन खेरा जी कह रहे हैं, उनका भी एक इनिशिएटिव हो कि कश्मीर में पॉलिटिकल इनिशिएटिव किस किस्म की हो। देखिए, सरकार से मिलके, क्योंकि कश्मीर एक बहुत ही पेचीदा सवाल है, और इसमें एक पॉलिटिकल कंसेंसस तो बनाए, क्योंकि एक पाकिस्तान से जुड़ा हुआ सवाल है, हमारे दुश्मन से जुड़ा हुआ सवाल है, जो आज हमारा एक दुश्मन बना हुआ है, जो आतंक फैलाएगा कश्मीर में। ये नहीं है कि आतंक की फैक्ट्री वहां बंद हो रही है, नहीं। और नहीं मुझे दिख रहा है कि पाकिस्तान इसे बंद करने को तैयार है। जो वो सराहना देते हैं हाफिज सईद को, लश्कर तैयबा को और बाकी ग्रुप्स को, ये बंद नहीं होने वाली है। तो इस पे हम एक स्ट्रैटेजी तो है, वो है कूटनीतिक। और कश्मीर में अभी जो चल रही है वो नॉर्मलाइजेशन, मैं और ये टर्म इस्तेमाल करूंगा, उसकी है। अभी सिक्योरिटी फोर्सेस का इस्तेमाल किया जा रहा है कि कश्मीर कुछ हद तक एक नॉर्मलसी पे आए, पर उसके बाद तो आपको पॉलिटिकल पैकेज की बात करनी पड़ेगी, कश्मीरियों के साथ बात करनी पड़ेगी। किस मुद्दे पे आप बात करेंगे? क्या वो कश्मीरियत, इंसानियत, जमहूरियत वही स्लोगन रहेगा या कोई और स्लोगन रहेगा? ठीक है, इस पे स्लोगन जो भी हो, उसका अल्टीमेट जो मैसेज हो वो पीस हो, जो फाइनली जो कश्मीर को मिले वो वापस से जन्नत बनाने की ओर ले जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। माफ कीजिएगा, वक्त बिल्कुल खत्म हो गया। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर अलग अलग तरह से हमने इस बात को समझने की कोशिश की कि आखिर कश्मीर में शांति आएगी तो कैसे आएगी। क्या पाकिस्तान से जब तक मामला नहीं सुलझेगा उसके बिना हम ये करीब मान लें कि कश्मीर में परमानेंट शांति आ जाएगी, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, तो शायद ये गलत होगा। अलगाववादियों से किस तरह से निपटा जाए वो अपने आप में एक बड़ी चुनौती है, जो घर के अंदर बैठे हैं और घर को तकलीफ दे रहे हैं। ऐसे में जो जितेंद्र सिंह ने कहा कि आखिरी फेज में है आतंक, वहां पर हम चाहेंगे वो सच हो। कैसे हो ये देखना बाकी है। नमस्कार। This militancy is also going to outlive its life. We are now in the last phase of militancy.